हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला परिवार। जैसा कि हम लोग क्लास 12th में आने वाले एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स यूनिट का एक प्यारा सा डेरिवेशन, अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं और इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको बाद में एग्जाम में पछताना ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में आप ये मानिए आपको इस डेरिवेशन से आपकी मुलाकात होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिलशाद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला परिवार। तो अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। जैसा कि एक अवतल गोली पृष्ठ है जेड पी जेड डैश, जो क्या कर रहा है, दो माध्यमों को अलग कर रहा है, एक माध्यम नंबर 1 और एक माध्यम नंबर 2। इन दोनों माध्यमों को अवतल गोली पृष्ठ जेड पी जेड डैश अलग कर रहा है। इधर हमारा माध्यम नंबर 1 जो है विरल माध्यम है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। जो दूसरा माध्यम है सघन माध्यम है, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। अब माना कि ये इसका मुख्य अक्ष है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण जा रही है और इस गोली पृष्ठ के बिंदु M पर टकराती है। और अब ये प्रकाश की किरण कहां से कहां जाने वाली है? विरल से सघन में। विरल से सघन में जाने पर प्रकाश की किरण क्या करती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर ये गोली पृष्ठ ना होता तो प्रकाश की किरण इस पथ पर जाती, जैसे ये जा रही थी इसी प्रकार से आगे चलती जाती। लेकिन गोली पृष्ठ के होने से विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाने से प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब बात आती है कि जो बिंदु M है, इसका अभिलंब कहां पर होगा? हमने बताया था प्रकाश की किरण जहां पर टकराती है उस बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है हमेशा उसके वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो मान लिया इस गोली पृष्ठ का गोला इस तरीके से पूरा होगा, जिसका केंद्र कहां पे है? मान लिया ये C। तो इस गोली पृष्ठ का केंद्र है C। जब हम बिंदु M पर अभिलंब खींचेंगे तो वो अभिलंब कहां से गुजरेगा? C से गुजरेगा। तो ये हमारा अभिलंब है, जिसको हमने N से डिनोट किया है। अब ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, जिससे ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जाना चाहिए था इस पथ पर, लेकिन ये सघन में जाने के कारण थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरीके से प्रकाश की किरण इस पथ पे जाएगी। एक दूसरी प्रकाश की किरण जो कि ध्रुव पर सीधे जाके टकरा रही है, देख रहे हैं आप लोग, ये ध्रुव पर जाकर सीधे टकराएगी। जो प्रकाश की किरण ध्रुव पे टकराती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब एक प्रकाश की किरण ये और एक प्रकाश की किरण ये, जो कि एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अतः हम क्या करने वाले हैं? इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाने वाले हैं। पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को I पर काटने वाले हैं। इस तरीके से वस्तु O का I पर एक आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? अब हम कुछ दूरियां लेने वाले हैं, कुछ कोण मानने वाले हैं अपनी तरफ से। वस्तु O मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है, प्रतिबिंब जो बना है बीटा कोण, और जो ये नॉर्मल हमने जो अभिलंब खींचा है ये जो है मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। ठीक है? अब हम दूरियां ले लेंगे। ध्रुव से वस्तु की दूरी U, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी R। क्लियर है? उसके बाद अभी हम दो कोण और दिखाने वाले हैं, I और R, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ये कौन सी किरण है? हमारी आपतित किरण। आपतित किरण। और ये क्या है? हमारा अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के साथ I कोण बना रहा है। और ये हमारी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और ये हमारा अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाता है R। ठीक है? अगर ये कोण R है तो ये वाला कोण भी R होगा, क्योंकि इसको हमने ये बढ़ाया और इसको हमने ये बढ़ाया, तो इनके बीच जितना कोण R होगा उतना ही कोण ये भी होगा। तो इस तरीके से हमने I और R कोण को दिखा दिए। उस डायग्राम को हमने एक छोटा सा डायग्राम अलग से दिखाया है, जिससे आपको अल्फा बीटा गामा I और R में रिलेशन आसानी से आप लिख सकें। ठीक है?
तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो उम्मीद है आपको ये लैंग्वेज समझ में आई होगी। माना अवतल गोली पृष्ठ ZP/Z' है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। एक विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है और इसका N2 है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो ध्रुव पर लंबवत टकरा रही है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को I पर काट रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो वस्तु O का जो I है वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाने वाले हैं बिंदु M पर स्नेल का नियम। पहले हम स्नेल का नियम लगाएंगे, उसके बाद अल्फा बीटा गामा पर आते हैं। तो चलिए पहले स्नेल का नियम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो रहा है, आपतन कोण I है, आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जो वायु के सापेक्ष होता है। तो हम क्या लिखते हैं स्नेल का नियम, इसका अपवर्तनांक इंटू साइन I। जिस माध्यम का अपवर्तनांक उसी माध्यम का कोण साइन के साथ लगाना है। तो N1 इंटू साइन I इक्वल टू क्या लिखना है, N2 इंटू साइन R। क्लियर है, सिंपल वे में आपको स्नेल लॉ लगाना है। ठीक है, चलिए इधर आते हैं, हम बिंदु M पर स्नेल का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से तो स्नेल के नियम से N1 इस माध्यम में कोण कौन सा आपका बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग I। तो लिखेंगे N1 इंटू साइन I बराबर N2 इस माध्यम में अपवर्तनांक N2 इंटू कोण कितना है साइन R। तो क्या लिखेंगे N2 इंटू साइन R। अब थोड़ा इसमें अजम्पशन की बात कर लेते हैं। क्या अजम्पशंस हैं इसमें। पहली बात, हम जो इसमें पढ़ते हैं, जो हमारा ये अवतल गोली पृष्ठ है ZP/Z', इसका द्वारक छोटा है। क्या हम पढ़ते हैं कि जो द्वारक है वो छोटा है। द्वारक छोटा होने से क्या होगा, जो बिंदु M होगा वो P के पास में होगा। जब द्वारक ही पूरा छोटा है तो क्या बिंदु M P के बहुत दूर रहने वाला है, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु M है वो ध्रुव P के पास में होगा। जब बिंदु M सब कुछ पास में होगा P के, तो ये कोण भी हमारे छोटे रहने वाले हैं। कहने का मतलब है कोण I हुआ, कोण R बहुत छोटे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो ZP/Z' है अवतल गोली पृष्ठ, इसका द्वारक छोटा है, जिससे जो M भी जो बिंदु है वो पास में होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि कोण I और R भी बहुत छोटे हैं। अगर इनको रेडियन में मापें, सॉरी यदि रेडियन में मापें तो साइन R जो है, साइन I इसकी वैल्यू लगभग I के बराबर और साइन R की वैल्यू लगभग R के बराबर आती है। तो हम साइन I की जगह I रख सकते हैं और साइन R की जगह R रख सकते हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि द्वारक ही बहुत ही छोटा है, जिससे कोण भी छोटे होंगे। दूसरा अजम्पशन ये रहेगा कि जो हम इसमें किरणें मानते हैं, सीमांत किरणें मानते हैं। अभी हम आते हैं इसमें सीमांत किरणें क्या होती हैं। मतलब हम जो किरणें मानते हैं वो सीमांत किरणें होती हैं। अभी इस पर भी आते हैं हम। तो I और R छोटा होने से साइन I लगभग I के बराबर और साइन R लगभग R के बराबर। चलिए रख देते हैं N1 इंटू साइन I की जगह I रखेंगे इक्वल टू N2 और साइन R की जगह R। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि जो I R अल्फा बीटा गामा हमें दिख रहे हैं, इनके बीच हम रिलेशन लिखने वाले हैं। तो रिलेशन को हम इस त्रिभुज से लिखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं एक सबसे बड़ा त्रिभुज हमें जो दिख रहा है ये वाला, इस सबसे बड़े त्रिभुज में जो गामा है वो इस बड़े त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। तो हम कहेंगे जो गामा होगा वो अल्फा प्लस I के बराबर होगा। क्लियर है। तो गामा इक्वल टू कितना है, अल्फा प्लस I। यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इधर चला जाएगा तो I की वैल्यू होगी गामा माइनस अल्फा। तो हमने I की वैल्यू निकाल ली गामा माइनस अल्फा। अब हम एक और छोटा सा त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला।
इस छोटे से त्रिभुज का भी गामा जो है वो बहिष्कोण है, तो गामा इस त्रिभुज का भी बहिष्कोण है, तो गामा इक्वल टू होगा बीटा प्लस आर। तो हम क्या लिखेंगे, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। यहां से आर की वैल्यू आएगी गामा माइनस बीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। क्लियर है? इसका मतलब है हमने जो आई और आर की वैल्यू निकाल ली किसके टर्म में, अल्फा बीटा गामा के टर्म में, तो आई और आर की वैल्यू हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे आई व आर के मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है? चलिए रखिए, N1 इंटू आई की वैल्यू आई है हमें गामा माइनस अल्फा इक्वल टू N2 और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। अब गामा के टर्म दो बार हैं, एक गामा यहां एक गामा यहां, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो N1 गामा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब हम क्या करेंगे, गामा वाले टर्म एक तरफ, तो N2 गामा, ये वाला टर्म उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा N1, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, N1 गामा, और ये वाला उठा के इधर लाएंगे माइनस N2 गामा इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। यहां से गामा हो जाएगा कॉमन, बचेगा N1 माइनस N2 इक्वल टू N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 बनाने के बाद पहला स्टेप स्नेल का नियम, आई और आर छोटे हैं, साइन आर आई लगभग आई के बराबर, साइन आर लगभग आर के बराबर, इक्वेशन 1 बना लिया। उसके बाद अल्फा बीटा गामा आई और आर में रिलेशन लेने के बाद आई और आर की वैल्यू निकालकर हम कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में लिख देते हैं, जो 2 बार टर्म होता है उसको कॉमन कर लेते हैं और बाकी को हम एक तरफ करके इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है? इस स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो चलिए, सीमांत किरणें क्या होती हैं? सीमांत किरणें वे किरणें होती हैं जो मुख्य अक्ष के बहुत ही निकट होती हैं। सीमांत किरणें वे किरणें जो मुख्य अक्ष के बहुत निकट होती हैं। अब अच्छा बताइए, अगर किरणें बहुत ही निकट हैं, अगर सीमांत किरणें मतलब ये मुख्य अक्ष के बहुत निकट हैं, तो अल्फा बीटा गामा के मान भी बहुत कम होंगे। ऊपर से द्वारक ऑलरेडी छोटा है, द्वारक छोटा होने से m वैसे भी पास है, तो अल्फा बीटा गामा के मान वैसे भी छोटे रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब है सीमांत किरणें और साथ ही साथ इस गोली दर्पण जो गोली पृष्ठ है हमारा, इसका द्वारक भी छोटा है, जिससे अल्फा बीटा गामा के मान भी बहुत छोटे रहने वाले हैं। अल्फा बीटा गामा के मान छोटे रहने वाले हैं, तो अल्फा लगभग 10 अल्फा के इक्वल, बीटा लगभग 10 बीटा के इक्वल, और गामा जो है वो लगभग 10 गामा के इक्वल रहता है। तो कहने का मतलब है अल्फा बीटा गामा के मान निकालने का मतलब है हम 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 10 अल्फा 10 बीटा गामा के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे जब हम 10 अल्फा निकालेंगे, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में, जबकि हमें अभी इसमें कोई समकोण त्रिभुज तो दिख नहीं रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिंदु M से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे, M जिसका कुछ भी नाम डाल सकते हैं, MQ। M से मुख्य अक्ष पर लंब डाला जिसका नाम क्या है, MQ, और जिसकी ऊंचाई है H। ऐसा करने से हमें समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। जब हम 10 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, OQM दिख रहा है सबको, OQM। तो इस OQM समकोण त्रिभुज में 10 अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है इस त्रिभुज में, MQ,
अपान आधार कितना है OQ इक्वल टू, लेकिन द्वारक छोटा है अगर, तो जब हम M से लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, तो जो लंब होगा ये बिंदु Q, ये P के बहुत निकट होगा। अब हमने जो ये दूरियां ली हैं U V R, ये दूरियां सब कहां से ली हैं? P से। तो द्वारक छोटा होने से जो M है वो ध्रुव के पास में होगा, जिससे जब हम इससे लंब डालेंगे तो जो बिंदु Q होगा वो भी P के पास में होगा। तो हम OQ को लगभग OP के बराबर मान सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? जो OQ है वो लगभग किसके बराबर मान सकते हैं इसको? OP के। तो MQ अपान OQ को हम क्या लिख सकते हैं? OP। MQ वैल्यू क्या? MQ की वैल्यू क्या है? H अपान OP की वैल्यू क्या है? U। इसीलिए हमने इसको लिखा है क्योंकि हमें दूरियां सब P से मालूम है। OP की वैल्यू U है जो कि बाईं तरफ है, इसीलिए निगेटिव। तीनों वैल्यू क्या रहने वाली है? निगेटिव, क्योंकि सब ध्रुव के बाईं ओर है। तो U कैसा रहने वाला है? माइनस का U। टेन बीटा के लिए हम क्या करेंगे? हमें एक दूसरा समकोण त्रिभुज दिख रहा है IQM में जब हम लिखेंगे टेन बीटा तो होगा लंब अपान आधार। लंब कितना है? MQ, आधार कितना है? IQ। तो MQ, IQ को हम क्या लिखेंगे? IP के बराबर, क्योंकि Q जो है P के निकट है, तो इसको लिख लेंगे IP। MQ क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए H की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। और IP की वैल्यू क्या है? V, जो कि कैसा होगा? माइनस का V, क्योंकि ये बाईं तरफ है। टेन गामा के लिए एक तीसरा हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है CQM। लंब बटे आधार मतलब MQ अपान CQ। आधार है इसका CQ, और MQ अपान CQ को हम क्या लिख लेंगे? CP के बराबर। हमने यहां पे IQ को लगभग IP के बराबर लिखा है और CQ को लगभग CP के बराबर लिखा है। तो MQ की वैल्यू H और CP की वैल्यू क्या है? R, जो कि बाईं तरफ है, माइनस का R। इस तरीके से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, H अपान माइनस U, बीटा आ गया H अपान माइनस V, और गामा आ गया H अपान माइनस R। अब हम क्या करने वाले हैं? अल्फा बीटा गामा के मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो लिखेंगे अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं अल्फा बीटा गामा के मान। गामा की वैल्यू क्या है? H अपान माइनस R। तो H अपान माइनस R N1 माइनस N2 इक्वल टू N1। अल्फा की वैल्यू क्या है? H अपान माइनस U माइनस N2। बीटा की वैल्यू है H अपान माइनस V। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे? H तीनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो हमारा बचेगा, देखिए H कॉमन कर रहे हैं और माइनस जो है हम अंदर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा N2 माइनस N1। ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान में क्या है? R। H कर लिया हमने कॉमन इक्वल टू H यहाँ से कॉमन करेंगे। जब यहाँ से पहली बात ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और H कर लेंगे कॉमन, बचेगा N2 अपान V, जो कि प्लस का होगा N2 अपान V, और ये होगा माइनस का N1 अपान U। तो H से H कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको हटाते हैं। तो हमारा बच रहा है, अब इसको, इस टर्म को पहले लिख लेंगे N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। ये हमारा इस अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला आ चुका है। अब इसमें अल्फा बीटा गामा सब हट गए क्योंकि इनको हमने अपनी तरफ से ले लिया था, जो कि आगे सब्स्टिट्यूट हो गए। उसके बाद बच क्या रहा है कि वस्तु कितनी दूर है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, निकालना है। R क्या है?
इस अवतल गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और n1 n2 क्या है, n1 है कि वस्तु कहाँ रखी है, और n2 क्या है, n2 हमारा वो माध्यम है जिसमें प्रतिबिंब बनने की पॉसिबिलिटी है। प्रतिबिंब बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है उसी माध्यम में बन गया है। तो हम ये मान n1 हमारा वो रहेगा जिसमें वस्तु रखी है। दूसरा जो n2 होगा वो हमारा दूसरा माध्यम जो भी होगा n2 हम उसको कहेंगे। क्लियर है। इस फार्मूले को हम थोड़ा और भी डिराइव करके आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, n1 n2 क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। अगर हम आपसे कह दें कि इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, ये तो निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन अगर हम इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक को एक दूसरे में रिलेट करें तो क्या फार्मूला बनने वाला है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम पढ़ते हैं 1 n 2। और जैसा कि हमने लिख दिया है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो WNG जैसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है ANG अपान ANW, जो नीचे होता है ऊपर चला, ये हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक है और ये निरपेक्ष क्योंकि ये वायु के सापेक्ष है, जबकि ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है जो कि सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो हम WNG को क्या लिखने वाले हैं, ANG अपान ANW, मतलब जो नीचे होगा ऊपर जाएगा। तो हम 1 n 2 को क्या लिखने वाले हैं, जो नीचे होगा वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। AN2 का मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और वायु के सापेक्ष ही तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, क्योंकि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ही दिया हुआ है। तो वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो कि है n2 और वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक दिया है n1। तो इस तरीके से हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या लिख सकते हैं, n2/n1, जिसको हम क्या मान लें, n। तो हमारा जो n है वो क्या रहने वाला है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हमें क्या लिखना है, n2/n1। तो n2 तो यहाँ पे दिया है लेकिन n1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n1 से भाग कर दें अगर, अब भाग करेंगे पूरी समीकरण को, चलिए भाग करिए। तो n2/n1 अपान में v माइनस n1/n1 अपान u, सभी को n1 से डिवाइड, यहाँ भी n2/n1 माइनस n1/n1 अपान में r। तो n1 से ये कैंसिल आउट, n1 से ये, n2/n1 को हम क्या लिख रहे हैं, n। तो n2/n1 हमारा n अपान v माइनस 1/u इक्वल टू, ये हमारा क्या है, n माइनस 1/r। इस तरीके से ये भी दूसरा फार्मूला हमारा है। क्वेश्चन में अगर कह दे कि अवतल गोली पृष्ठ, सिद्ध करिए कि अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/, ये होगा। तो हमें ये देखना है कि जो n है वो क्या रहने वाला है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जबकि निरपेक्ष अपवर्तनांक के टर्म में अगर है तो ये वाला भी फार्मूला हमारा सही है कि n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, बस ध्यान आपको ये रखना है, n1 हमारा क्या है, n1 वो माध्यम है जिसमें वस्तु रखी है, n1 हमारा वो माध्यम है जिसमें वस्तु है, और n2 अपवर्तनांक जिसका होगा उसमें क्या है, प्रतिबिंब बनने की पॉसिबिलिटी है। प्रतिबिंब बने या ना बने वो डिपेंड करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा n1 हमारा वस्तु वाला जो माध्यम है और n2 हमारा दूसरा। बाकी वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v और r क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अवतल गोली पृष्ठ का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन की जगह पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है आपसे। कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक ठोस गोले पर 12 सेंटीमीटर समांतर किरणें आपतित होती हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। तो मान लिया ये हमारा एक कांच का ठोस गोला है जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका केंद्र हो गया C, वक्रता केंद्र जिसको कह देंगे। समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, ये मान लिया किरणें जो
इस पृष्ठ पर समांतर किरणें आपतित हो रही हैं। जहां पर ये आपतित होंगी, इस पृष्ठ पर आपतित हो रही हैं, तो इसका ये ध्रुव बन जाएगा P1। अब ये किरणें यहाँ आके टकराई हैं, तो यहाँ पर हम क्या खींचते हैं अभिलंब, जहाँ पर किरणें आके टकराती हैं वहाँ अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब हमेशा कहाँ से गुजरता है, वक्रता केंद्र से। तो इस तरीके से ये हमने क्या खींच दिया, डॉटेड क्या है हमारे, अभिलंब इन दोनों बिंदुओं पर। अब प्रकाश की किरण ये हमारी कहाँ जा रही है, ये क्योंकि बाहर क्या होगी, वायु होगी, और ये क्या है, कांच है। तो कहने का मतलब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जाएगी तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसको जाना इस तरीके से ये था, लेकिन ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुकेगी इस तरीके से। कहने का मतलब, सॉरी, इस तरीके से कहने का मतलब है विरल से सघन में जा रही है तो किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुकेगी। ये भी बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब इसके बाद दूसरे पृष्ठ पर जब ये दोनों किरणें टकराएंगी तो कहाँ पे लास्ट में, फिलहाल मान लिया ये किरणें यहाँ आकर एक प्रतिबिंब बना रही हैं I डैश। कहने का मतलब है अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तो पहले पृष्ठ के द्वारा इन समांतर किरणों का प्रतिबिंब I डैश पर बन जाता, लेकिन दूसरा पृष्ठ भी मौजूद है। यह दूसरा पृष्ठ है हमारा, जिसको हम इसका ध्रुव हम मान लेंगे P डैश या P2 मान लेंगे। तो दूसरा पृष्ठ मौजूद होने के कारण बाद में हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरणें, इन प्रकाश की किरणों का दूसरा पृष्ठ क्या करने वाला है। चलिए पहले पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, पहला पृष्ठ है जो जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है n = 1.5 और ये माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखते हैं पहले, N2/V माइनस N1/U = N2 माइनस N1/R। ठीक है, N2 क्या है, N2 हमने क्या बताया था, जहां प्रतिबिंब बन सकता है, और N1 क्या होता है, माध्यम जिसमें वस्तु रखी है। अभी हमारी किरणें कहां से आ रही हैं, यही तो हमारी वस्तु है। वस्तु मतलब वायु। कहने का मतलब वस्तु हमारी अभी कहां है, तो N1 हमारा जो होगा वायु होगा, वायु का अपवर्तनांक 1 होगा। और प्रतिबिंब कहां बन सकता है, दूसरा माध्यम कौन है हमारा, कांच। कांच मतलब N2 का अपवर्तनांक 1.5। इस पृष्ठ के लिए वक्रता के दाईं तरफ है तो त्रिज्या कितनी होगी, प्लस की 6, R = +6, क्योंकि इस ध्रुव के दाईं तरफ केंद्र है तो त्रिज्या किस काहे की होगी, प्लस की। व्यास है 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू रखते हैं। N2 कितना है, अपान V कैलकुलेट करना है, अज्ञात राशि का कोई चिन्ह नहीं लगाना है, माइनस N1/U। U कितना गिवन है, U कितना है हमारा, U है अनंत, क्योंकि समांतर किरणें आ रही हैं अनंत से, तो U हमारा माइनस इनफाइनाइट = N2 1.5 माइनस N1/R कितना है, +6। तो ये हो जाएगा 1.5/V। 1/अनंत 0 होता है, ये वैल्यू टर्म खत्म हो जाएगा, = ये बचेगा 0.5/6। पॉइंट हटेगा, 5 से कट जाएगा 12, तो 1.5V/V = 1/12। 12 का मल्टीप्लाई इससे, तो V = आ जाएगा +18 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो इस ध्रुव के दाईं तरफ बनेगा। अब अगर हम अभी क्या कह रहे थे, दूसरा पृष्ठ ये जो हमारा, ये भी एक गोली पृष्ठ है। अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो पहले पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनने वाला है, 18 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितनी है, 18 सेंटीमीटर पर बनने वाला था। लेकिन दूसरा गोली पृष्ठ मौजूद होने के कारण दूसरा पृष्ठ क्या करेगा, दूसरा पृष्ठ जो ये किरणें आ रही हैं इस दूसरे पृष्ठ पर आके जो टकरा रही हैं, इन दोनों किरणों का क्या करेगा, अपवर्तन करेगा। और अपवर्तन के बाद ये कहां पे मिलाएगा, चलिए इसको देखते हैं। तो ठीक है, पहले पृष्ठ पर हमने अपवर्तन का फार्मूला लगाया, जिससे हमें ये पता चल गया पहले पृष्ठ के द्वारा अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तो एक आभासी प्रतिबिंब बनता कितनी दूरी पर, अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तो पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बनता 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन दूसरा पृष्ठ मौजूद है, अब प्रतिबिंब कहां पर इसका बनने वाला है, चलिए देखते हैं।
अब हम दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे। अब सेकेंड पृष्ठ के लिए किरणें कहां से कहां जाने वाली हैं? कांच से वायु में। देख रहे हैं आप लोग, कांच से वायु में जाने वाली है। तो कहने का मतलब है अब कांच से वायु में जाने वाली है, मतलब अब इस तरीके से वस्तु हमारी कहाँ है? कांच में। तो N1 हमारा अब हो जाएगा 1.5 और N2 प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? वायु में। मतलब अब वायु N2, हमने बोला था डेरिवेशन में N1 होता है जहाँ वस्तु होती है। तो कहने का मतलब किरणें ये जा रही हैं ना, तो कांच से ही तो जा रही हैं और जाएंगी कहाँ? वायु में। वायु में जाएंगी तो मतलब जहाँ प्रतिबिंब बनने का है, जिसको हम N1 कहेंगे, N2 कहेंगे, जिसका अपवर्तनांक, क्योंकि इधर भी वायु है इसके, इसका भी अपवर्तनांक 1 ही होगा। ठीक है। R कितना होगा? इस पृष्ठ के बाईं तरफ केंद्र है, तो इस पृष्ठ के बाईं तरफ है, मतलब इसकी त्रिज्या माइनस की होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। U कितना होगा? इस पृष्ठ के लिए जो पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बना है I' वस्तु का कार्य करेगा। तो इस पृष्ठ से इसकी दूरी कितनी है? 12 ये है, तो ये कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। 18 - 12 कितना बचा? तो इस पृष्ठ से वस्तु की दूरी 6 सेंटीमीटर। और इस पृष्ठ के दाईं तरफ है वस्तु, तो U का है का होगा आपका +6। V हमें कैलकुलेट करना है कि आखिर दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। चलिए अब फार्मूला लगाएंगे। N2/V - N1/U = N2 - N1/R। N2 1, V कैलकुलेट करना, N1 1. U कितना है हमारा? 6 = N2 1 - R कितना है? -6। तो 1/V माइनस का ये पॉइंट हटेगा 15 से 4, 1/4 = ये बचेगा माइनस का 0.5 अपान माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, पॉइंट हटेगा, ये 5 से कैंसिल आउट 12। तो क्या बच रहा है हमारा? 1/V - 1/4 = 1/12। उधर ले जाएंगे 1/V = 1/12 + 1/4। तो 1/V = 12 LCM हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/V = आ जाएगा 4/12। तो यहाँ से 4, तो V = आ जाएगा +3। V क्या है? हमने अब सूत्र किस पर लगाया? दूसरे पृष्ठ पर। और दूसरे पृष्ठ का जो V आ रहा है +3, मतलब दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? +3 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब अब ये किरणें क्या, ये जब दूसरे पृष्ठ पर ये किरणें टकराई हैं, इस पृष्ठ पर भी हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। यहाँ पर भी अभिलंब खींचेंगे जो कि केंद्र से ही गुजरेगा। अब ये किरणें कांच से कहाँ जा रही हैं? वायु में। मतलब सघन से विरल में जा रही हैं, तो ये अभिलंब से दूर हटेंगी। और ये इसका क्या है? ये इसका अभिलंब है। तो इस तरीके से ये अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटके एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगी। ये इसका फाइनल प्रतिबिंब होगा, जो कि कितनी दूरी पर बन रहा है? 3 सेंटीमीटर। क्योंकि दाईं तरफ प्लस का आया है, मतलब प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा। और किरणें कांच से वायु में जा रही हैं। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। किरणें देखो जाना चाहिए था इसको इस पथ पे, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटेंगी, ये भी अभिलंब से दूर जाएंगी और एक दूसरे को आई पर कट करेंगी। इस तरीके से दूसरे पृष्ठ के द्वारा फाइनल जो इमेज बनेगा वो आई पर बनेगा, जो कि P2 से कितनी दूरी पर बनने वाला है? 3 सेंटीमीटर पर बनने वाला है। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अपवर्तन के बाद कहाँ पर केंद्रित होंगी। तो हम कहेंगे पूरा जो प्रोसेस होने के बाद ये फाइनली आई पर केंद्रित होंगी, जो कि कितनी दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर पर। ओके, तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ इससे आपको एग्जाम में मिलने वाला है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय।